वेलकम गाइस। क्या आपने कभी कोई ऐसी रियल स्टोरी सुनी है जिसमें विला का घोस्ट लोगों को डरा करता है। ये घोस्ट एक ऐसे आदमी का है जो इस विला में 300 साल से भटक रहा है और लोगों को डराया करता है। अब उसका सामना एक मॉडर्न फैमिली से होता है जो किसी हद तक उस घोस्ट का कर्ज खत्म करने में उसकी हेल्प करती है। मूवी के स्टार्ट में एक आदमी दिखाया जाता है जो इस विला में रहने आया था। रात का वक्त था और वो सोने के लिए जा रहा था कि अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। खिड़कियां खुलने और बंद होने लगी है, मगर जैसे ही वो भागता हुआ अपने रूम में आता है, एक घोस्ट दीवार से निकलता उसके सामने आ जाता है। वो आदमी बेहद डर जाता है। सीन कट होता है और अब एक फैमिली को दिखाया जाता है। ये ओटिस फैमिली अमेरिका से मूव करके इंग्लैंड आते हैं। मिस्टर ओटिस, उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। ट्विन बेटे जो बेहद शरारती हैं और एक बेटी। मिस्टर ओटिस इस विला को बाय कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उन्हें काफी कम कीमत पर मिली थी, जिस पर मिस्टर ओटिस बहुत खुश थे कि ये शानदार विला उन्हें सस्ते में मिल गया। उनकी बेटी वर्जीनिया इस जगह आने पर खुश नहीं थी। ये फैमिली इस विला के बारे में मौजूद बातों को जानते थे। उन्हें इस विला में घोस्ट के मुतालिक पता था, लेकिन ये एक मॉडर्न फैमिली थी और उन्हें इस बारे में कोई परवाह नहीं थी। इस कासल में मौजूद घोस्ट कैंटर विला घोस्ट के नाम से मशहूर था। चूंकि मिस्टर ओटिस और उनकी फैमिली घोस्ट से डरते नहीं थे, तो इसलिए वो इस कासल को देखकर बहुत खुश थे। लेकिन वर्जीनिया जब से इस कासल में आई थी, उसका मूड सख्त खराब रहता था। वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी और उसे ये कासल पसंद भी नहीं आ रहा था। पुरानी तर्ज की ये हवेली वर्जीनिया को मजीद चिड़चिड़ा कर रही थी। वो मजीद अपने पेरेंट्स से कासल की कंप्लेन कर रही थी। कभी स्टेयर्स पर लगी पेंटिंग की तो कभी लाइब्रेरी की। लेकिन मिसेस ओटिस उसे बता देती है कि अब उसे इस जगह ही रहना है और यहाँ से किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो चुपचाप इस जगह एडजस्ट करना होगा। अभी ये जगह नहीं है तो तुम्हें अजीब लग रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें ये सब ठीक लगने लगेगा। वर्जीनिया उदास सी अपने रूम में बैठ जाती है और खाने के लिए भी नहीं जाती। अब वो अपने बिस्तर पर बैठे ही वो बुक पढ़ने लगती है जो उसे आज उसी घर की लाइब्रेरी में मिली थी। ये बुक कैंटर विला घोस्ट के मुतालिक थी। वर्जीनिया ये बुक पढ़ते पढ़ते सो जाती है। रात के उसकी आंख खुलती है जब रूम की विंडोज खुद बहुत खुलने और बंद होने लगती थी। तभी वर्जीनिया को अपने रूम के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। वर्जीनिया उसे देखने बाहर जाती है तो वहाँ मिस्टर साइमन का घोस्ट मौजूद था। वर्जीनिया डर कर वापस अपने रूम में आ जाती है। मिस्टर साइमन का घोस्ट अब वर्जीनिया के पीछे रूम में आता है और उसे डराने लगता है, जिस पर वर्जीनिया वही बुक उसे मारती है जो अभी कुछ देर पहले पढ़ रही थी। घोस्ट उसे कहता है कि ये मेरा घर है तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। वर्जीनिया खुश होकर कहती है कि क्या वाकई? तो लगाओ शर्त कि तुम 2 हफ्तों में मेरी फैमिली को यहाँ से निकल जाने पर मजबूर कर दोगे। मिस्टर साइमन कहते हैं कि ये सिर्फ 1 हफ्ते की बात है। इतना कहकर वो मिस्टर ओटिस के रूम में आ जाता है। मिसेस ओटिस इस वक्त चेहरे पर मास्क लगाए सोने की तैयारी कर रही थी। मिस्टर साइमन उन्हें देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि मैं घोस्ट हूँ। मिसेस ओटिस डांटते हुए कहती है कि इस वक्त मैं नाइटी में हूँ और आपको शर्म नहीं आती कि आप इस वक्त हमारे रूम में आए? आप इस वक्त जाइए, हम कल बात करेंगे। लेकिन मिस्टर साइमन कहते हैं कि ये मेरा घर है तो आपको यहाँ से जाना होगा। पर मिस्टर ओटिस उन्हें जबरदस्ती रूम से बाहर निकाल देते हैं और रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। अभी मिस्टर साइमन सोच ही रहा था कि उनके साथ अभी अभी हुआ क्या है। उसे अपने पीछे से ट्विंस बच्चों की आवाजें आती हैं। वो आपस में बात कर रहे थे कि आज फाइनली हमने खुली आंखों से घोस्ट को देख लिया। मिस्टर साइमन जाते हैं और कहते हैं कि चलो और नहीं तो इन्हीं बच्चों को डराया जाए। ट्विंस बच्चे उन्हें ऑफर करते हैं कि क्या आप हमारे साथ खेलेंगे? तो मिस्टर साइमन कहते हैं क्यों नहीं। वो जैसे ही उन्हें डराने के लिए अपना सर उखाड़ते हैं, बच्चे उनके सर को बॉल की तरह यूज करते हैं और उनसे फुटबॉल खेलने लगते हैं। मिस्टर साइमन हैरान परेशान थे कि आखिर कौन लोग हैं जो कि मुझ जैसे घोस्ट से डर ही नहीं रहे। मिस्टर साइमन उदयकाल से बात करते हैं कि ये कैसे बदमाश हैं जो मुझसे नहीं डर रहे। कल उनसे कहता है कि अब तुम पुराने हो गए हो तो इसलिए कुछ नया करना होगा। ये लोग तुमसे डर कर भाग जाएं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वर्जीनिया अपना हॉर्स लेकर बाहर निकलती है और गांव के पास जमीनों में आ जाती है। इधर इसकी मुलाकात होती है हेनरी से। हेनरी भी हॉर्स राइडिंग कर रहा था, लेकिन उसका घोड़ा बेकाबू हो गया था और तेजी से भाग रहा था। इस वक्त में वर्जीनिया हेनरी की हेल्प करती है और उसकी जान बचाती है, जिस पर हेनरी उसे थैंक्स कहता है। इधर पता चलता है कि हेनरी यहाँ के किंग का बेटा है क्योंकि वो एक प्रिंस था, लेकिन वर्जीनिया को इस बारे में कोई परवाह नहीं थी। वर्जीनिया और हेनरी वापस आ रहे थे जब हेनरी का घोड़ा रस्सी छुड़ाकर तेजी से एक तरफ भाग जाता है और वो दोनों उसे पकड़ नहीं पाते। अब वर्जीनिया उसे अपने साथ कासल में ले आती है। चूँकि हेनरी यहाँ का रिहायशी था तो वो उस कासल के बारे में जानता था। हेनरी बताता है कि इस कासल में एक भूत रहता है जो किसी को भी वहाँ टिकने नहीं देता। तब वर्जीनिया उसे पूछती है कि कहीं तुम डर तो नहीं रहे। हेनरी मना कर देता है और उसके साथ कासल के बड़े गेट से अंदर आ जाता है। दोनों चलते हुए एक गार्डन के बाहर आ जाते हैं जिसका गेट बंद था। वर्जीनिया इस जगह को अंदर से देखना चाहती थी। गेट के उस पार उन्हें एक माली नजर आता है। वर्जीनिया अब हेनरी की मदद से दीवार पर चढ़ जाती है ताकि माली को आवाज दे सके, लेकिन दूसरे ही लम्हे गार्डनर अपनी सीजर से एक रोज की टहनी कट कर देता है और वर्जीनिया को ऐसा महसूस होता है कि जैसे गार्डनर ने उसका सर काट दिया हो। वर्जीनिया का सर चकरा जाता है और वो अचानक से हेनरी के ऊपर गिर जाती है। वर्जीनिया की हालत बहुत खराब थी। हेनरी उसके पीने
पीने के लिए कुछ लेने किचन में जाता है। जब वर्जीनिया कुछ बेहतर महसूस करती है तो उसे एक क्रो अपने नजदीक बैठा दिखाई देता है, लेकिन वर्जीनिया को देखकर वो उड़ जाता है। वर्जीनिया अब उसके पीछे जाने लगती है और चलते हुए एक झील तक आ जाती है। इस झील में वर्जीनिया को कुछ चमकता दिखाई देता है। वर्जीनिया भी ये देख ही रही थी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वर्जीनिया डर कर पानी में गिर जाती है। जब वो पानी में मौजूद लॉकेट को उठाकर बाहर निकलने वाली थी कि पानी में लगे पौधे वर्जीनिया का पाँव जकड़ लेते हैं और उसे बाहर नहीं निकलने देते। इसी वक्त में हेनरी यहाँ आ गया था। वो वर्जीनिया की जान बचा लेता है। वो दोनों अब किचन में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें घर की एक बहुत पुरानी मेड से पता चलता है कि सर साइमन ने अपनी वाइफ को मार दिया था, जो कि इस घर का मालिक था। लेकिन वाइफ को मारने की वजह से ये कर्ज उस पर पड़ा और वो घोस्ट बन गया और अब वो 300 साल से इस कासल में भटक रहा है। वर्जीनिया जब वो लॉकेट खोलती है जो उसे झील में मिला था, इस लॉकेट में मिस्टर साइमन और मिसेस साइमन की फोटो लगी थी। इधर किचन में मिसेस ऑटिस आ जाती हैं और वो वर्जीनिया पर गुस्सा होने लगती हैं कि तुम एक लड़के के साथ स्विम करने गई। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हेनरी यहाँ के किंग का बेटा है तो उनका रवैया बदल जाता है, बल्कि वो खुद वर्जीनिया को हेनरी से फ्रेंडशिप करने का कहती हैं। मिसेस ऑटिस उन दोनों की शादी का सोच चुकी थी। रात एक बार फिर मिस्टर साइमन जाते हैं मिस्टर ऑटिस के रूम में कि किसी तरह वो उन्हें डरा सके, लेकिन मिस्टर ऑटिस एक मशीन इजाद कर चुके थे। वो मिस्टर साइमन की पिक्चर क्लिक करने लगते हैं, जिससे तंग आकर मिस्टर साइमन वहाँ से निकलकर वर्जीनिया के रूम में आ जाता है। मिस्टर साइमन उसे डराने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन वर्जीनिया पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। बातों के दौरान वर्जीनिया उन्हें कहती है कि आपको शर्म नहीं आती, आपने अपनी वाइफ को मार दिया। ये सुनकर मिस्टर साइमन उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। मिस्टर साइमन उसे बताते हैं कि ये अफवाह झूठ है, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और मैंने उसे नहीं मारा। मिस्टर साइमन वर्जीनिया के गले में पड़ा लॉकेट पकड़ते हैं और उसे खोलकर एक स्टोरी सुनाने लगते हैं। मिस्टर साइमन अपनी वाइफ के साथ इस कासल में रहते थे। साइमन एक एक्टर थे और लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे। दोनों गार्डन में रिहर्सल करते थे। मिस्टर साइमन अपनी वाइफ एलिनोर को पानी के उस पुल पर खड़ा करके अपनी परफॉर्मेंस दिखाया करते थे। हालांकि एलिनोर को पुल से बहुत डर लगता था। एक रोज एलिनोर उस जगह से स्लिप होकर गहरे पानी में जा गिरती है। मिस्टर साइमन के कपड़े किसी झाड़ी में अटक गए थे जब तक वो खुद को छुड़ाकर पानी में जंप करते हैं। एलिनोर पानी में डूब चुकी थी और यूं उसकी मौत हो गई थी। मिस्टर साइमन अब कर्ज की वजह से उस कासल से बाहर नहीं जा सकते थे और न ही वो उस कर्ज से आजाद हो पाए। वर्जीनिया उन्हें कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं आपको इस कासल से बाहर ले जाऊंगी। वो मिस्टर साइमन को एक गाड़ी में बिठा लेती है और तेजी से ड्राइव करते हुए बाहर आ जाती है, मगर मिस्टर साइमन उस कासल के गेट पे ही अटक गए थे क्योंकि वो कासल से बाहर जा ही नहीं सकते थे। तब वर्जीनिया वापस से कासल में आती है और वो दोनों बैठकर खूब बातें करते हैं। मिस्टर साइमन ने इन 300 सालों में पहली बार किसी से इस कदर बात की थी और ये वर्जीनिया ही थी। इधर इनके पास एक क्रो आकर बैठता है। वर्जीनिया जानती थी ये क्रो उस गार्डन के पास मिला था। इस क्रो को मिस्टर साइमन गुस्से से उड़ा देते हैं। अब यहाँ विंटर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे फिर से वर्जीनिया एक पेड़ के नीचे बैठी थी जो कि आलमंड का था। वर्जीनिया उस पहेली के बारे में सोच रही थी जो उसे फर्स्ट नाइट विंडो पर लिखी दिखाई दी, जब सूखे बादाम पर फल आएंगे। क्या मतलब है इस बात का? इधर मिस्टर साइमन भी आ जाते हैं और वर्जीनिया को डराने लगते हैं, मगर वो तलवार देखकर मिस्टर साइमन को चैलेंज करती है। मिस्टर साइमन उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एक लड़की तलवार चला सकती है। वर्जीनिया उधर काफी अच्छे से तलवार चलाती है, जिससे मिस्टर साइमन हैरान थे। इधर मिसेस ऑटिस आ जाती हैं जो कि वर्जीनिया को बुलाने आई थी। अंदर कुछ गेस्ट आए हुए थे और वर्जीनिया को उनसे मिलवाना था। असल में मिस्टर ऑटिस ने एक फादर को इनवाइट किया था। उनकी वाइफ एक थी पैरानॉर्मल आइडेंटिटी की खोज लगाने में और इसने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे जिससे वो घूस्ट पकड़ सकती थी। ये औरत बहुत बातें बना रही थी कि उसे फील हो रहा है कि यहाँ कुछ है। तभी मिस्टर साइमन वहाँ आ जाते हैं और उनके हस्बैंड वाइफ को परेशान करने लगते हैं और इनको डराकर वहाँ से भगा देते हैं, जिससे मिस्टर ऑटिस बहुत परेशान होते हैं। वो वर्जीनिया से कहते हैं कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। मिस्टर साइमन एक बुरा घूस्ट है, उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। लेकिन वर्जीनिया उन्हें टोक देती है कि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। इधर मिस्टर साइमन वर्जीनिया के ब्रदर से काफी तंग आ गया था। ये दोनों अब मिस्टर साइमन को डराया करते थे। बेचारे मिस्टर साइमन अब उदास होकर वर्जीनिया के पास आ जाता है कि अब मुझसे कोई नहीं डरता। नेक्स्ट डे उसी आलमंड के पेड़ के नीचे वर्जीनिया खाद डलवा रही थी और इस काम में हेनरी उसकी हेल्प कर रहा था। वर्जीनिया कहती है कि मुझे सर साइमन की मदद करनी है, हमें इस दरख्त पर फल उगाना होगा। इसका ताल्लुक किसी फ्यूचर प्रेडिक्शन से था, लेकिन इसी बुक में जो गार्डन की फोटो बनी थी उसका गेट खुला था और इसके बाहर एक लड़की की फोटो बनी थी। हेनरी उसे कहता है कि ये फोटो वर्जीनिया से मिलती जुलती है। इधर मिस्टर साइमन उस हेनरी को पहचान चुके थे। हेनरी के 4 फादर्स ने ही मिस्टर साइमन के साथ बुरा सलूक किया था। इसी वजह से वो हेनरी को डरा कर भगा देते हैं, जिस पर वर्जीनिया उनसे नाराज होकर अपने रूम में आ जाती है। इधर मिस्टर ऑटिस को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर साइमन से कह रहे थे, बल्कि वार्न कर रहे थे कि आज रात घर में पार्टी है और काफी गेस्ट को इनवाइट कर रखा है, तो इस पार्टी में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर साइमन बेहद गुस्से में आ जाते हैं कि ये मेरा घर है, तुम लोग
कौन होते हो मुझे ऑर्डर करने वाले। वो ठान चुके थे कि जो मर्जी हो जाए, आज की पार्टी में कुछ नया और बड़ा करना होगा। रात मिस्टर ऑटिस ने काफी सारे लोग पार्टी में बुलाए थे। इनमें बिजनेसमैन और साइंटिस्ट भी शामिल थे। पार्टी काफी अच्छी चल रही थी। हेनरी भी इस पार्टी में आया था। हालांकि उम्मीद नहीं थी लास्ट टाइम वाले इंसिडेंट के बाद, जिसमें हेनरी काफी डर गया था। आज हेनरी काफी टाइम वर्जीनिया के साथ स्पेंड कर रहा था। उसे लोगों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे रहा था, टेबल मैनर्स बता रहा था, और फिर वर्जीनिया के फादर सबको वेलकम करते हैं, उनका थैंक्स करते हैं कि सब कैंटर विला में आए। फिर वो सबको अपनी इन्वेंशन दिखाते हैं जो कि ग्लोब और इलेक्ट्रिसिटी की थी। सब लोग उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। गेस्ट खुश थे कि अचानक से लाइट चली जाती है। इधर मिस्टर ऑटिस के ट्विन्स एक घोस्ट बनाते हैं और गेस्ट के साथ प्रैंक करके उन्हें डराने लगते हैं। मिस्टर ऑटिस यहाँ गेस्ट से माजरत करते हैं कि ये मेरे बच्चों का एक छोटा सा प्रैंक था। मिस्टर ऑटिस के इन ट्विन्स बच्चों की शरारत से हॉल में बैठे गेस्ट डरने लगे थे और वो कपड़े के बने उस घोस्ट को असल समझ रहे थे, लेकिन उस कपड़े के घोस्ट को अचानक से मिस्टर साइमन कंट्रोल करने लगे थे। बच्चों के हाथ से रस्सी छूट जाती है और कासल की विंडोज तेजी से खुलने और बंद होने लगती हैं। गेस्ट उठ खड़े होते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। मिस्टर साइमन सबके सामने आ जाते हैं और बाकायदा लोगों को डराने लगते हैं। मिस्टर ऑटिस इससे बहुत परेशान होते हैं। इन सब गेस्ट के सामने ही मिस्टर साइमन एक बड़े पर्दे को आग लगा देते हैं। ये आग तेजी से पूरे हॉल में फैलने लगी थी। हालांकि इधर वर्जीनिया मिस्टर साइमन को रोकने की बहुत कोशिश करती है कि आपको अचानक से क्या हो गया है, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मिस्टर साइमन किसी की बात नहीं सुन रहे थे। सब गेस्ट तेजी से बाहर भागने लगे थे और वर्जीनिया के ब्रदर्स को बचाने में हेनरी मदद कर रहा था। इन सब की हेल्प करने के चक्कर में हेनरी एक फानूस के नीचे फंस गया था। इधर वर्जीनिया भी बाहर आ चुकी थी, लेकिन जब वो देखती है कि हेनरी हॉल में है तो वो वापस से उसकी हेल्प के लिए जाती है और खुद वो फानूस उठाने लगती है जो कि बहुत ज्यादा भारी था। वर्जीनिया बहुत परेशान हो जाती है। अब मिस्टर साइमन को एहसास होता है कि गुस्से में उन्होंने बहुत गलत कर दिया है और उन्होंने वर्जीनिया को भी हर्ट किया। तब मिस्टर साइमन इस फानूस को मैजिक से उठाकर हेनरी से दूर कर देते हैं और हॉल में फैलती आग को अपने हाथों में खींच लेते हैं। दरवाजे के पास गिरी लकड़ियों को उठाकर दूर फेंकते हैं, जिससे हेनरी और वर्जीनिया के बाहर जाने का रास्ता बनता है। वर्जीनिया अपने साथ हेनरी को लेकर बाहर आ जाती है, लेकिन वो अब भी गुस्सा थी और सर साइमन से नाराज भी थी। अगले दिन मिस्टर ऑटिस ने उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को वापस से बुला लिया था। वो मिस्टर ऑटिस को बताती है कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से घूस्ट को वो पकड़ लेगी। इस मशीन को जिसे घूस्ट पकड़ना था पावर सप्लाई करने में मिस्टर ऑटिस मदद करेंगे। बच्चे यहाँ इस औरत से पूछते हैं कि जब तुम उसे पकड़ोगी तो फिर उसका क्या करोगी। वो इन्वेस्टिगेटर कहती है कि फिर उस घूस्ट को इस जार में पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करूंगी, लेकिन ये बात वर्जीनिया को बहुत बुरी लगती है। वो जानती थी कि मिस्टर साइमन बुरे घूस्ट नहीं है और वर्जीनिया उनकी हेल्प भी करना चाहती थी। उसके लिए उसे सबसे पहले मिस्टर साइमन को ढूंढना था ताकि उन्हें इस खतरे के बारे में आगाह कर सके। वर्जीनिया इधर अपने भाइयों की हेल्प लेती है ताकि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को उलझा सके और खुद पूरे कासल में मिस्टर साइमन को ढूंढने लगती है जो कहीं भी नहीं मिल रहे थे। बहुत ढूंढने के बाद एक रूम के पीछे पुरानी दीवार के पास से मिस्टर साइमन की आवाज आती है। वर्जीनिया किसी तरह मिस्टर साइमन तक पहुंचती है और उन्हें वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर साइमन तो बहुत उदास थे कि वो 300 साल से इस कासल में कैद हैं और हमेशा यहाँ फंसे रहेंगे, कभी आजाद नहीं होंगे। इधर मिस्टर साइमन अपने लॉकेट को खोलते हैं और फिर से बताते हैं कि वो कोई और नहीं हेनरी की फैमिली थी जिसकी वजह से उनकी वाइफ उस पुल से पानी में गिरी। उस वक्त के किंग जो कि हेनरी के फोरफादर थे मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया है और मुझे कैद कर दिया। इस जगह कैद में मैं दम तोड़ गया। ये सब किंग की साजिश थी कि वो मेरा ये कासल अपने कब्जे में लेना चाहता था। सब में बेकसूर होने के बावजूद मुझे कर्ज पड़ा। इधर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी आ पहुंची थी। उसने कंपास की मदद से मिस्टर साइमन को ढूंढ लिया था। इधर मिस्टर साइमन को वर्जीनिया समझा रही थी कि हेनरी अपने फोरफादर्स जैसा नहीं है। वो मिस्टर साइमन को वहाँ से अपने साथ चलने का कहती है। इसी जगह पर एक पेंटिंग लगी थी जो कि गार्डन के गेट की थी। अब यहाँ लिखा था कि जब बंजर बादाम फल देगा। वर्जीनिया इसे पढ़ती है और मिस्टर साइमन से इसका मतलब पूछती है। मिस्टर साइमन उसे कहते हैं कि इस सब में ना पढ़ो, लेकिन वर्जीनिया बजिद थी कि मुझे आपकी हेल्प करनी है। मिस्टर साइमन उसके साथ चले जाते हैं इससे पहले कि वो इन्वेस्टिगेटर वहाँ पहुँच पाती। इधर वर्जीनिया को याद आ रहा था कि एक ऐसा ही पजल उस रोज गार्डन के दरवाजे पर उसने देखा था जिसमें एक छोटी बच्ची के रोने पर आंसू गिरेगा बादाम के फल पर और तब सब ठीक हो जाएगा। वर्जीनिया बहुत जोर देती है कि मिस्टर साइमन आप मुझे बताइए कि क्या पजल है, और साइमन उसे बताते हैं कि गार्डन के अंदर एक स्पिरिट है, तो अगर कोई छोटी बच्ची स्पिरिट से रिक्वेस्ट करेगी तो फिर मुझ पर लगा कर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन मिस्टर साइमन उसे कहते हैं कि ये स्पिरिट तुम्हें वापस नहीं आने देगी। फिर भी वर्जीनिया जबरदस्ती मिस्टर साइमन को साथ लेकर उस गेट के अंदर चली जाती है। इधर वर्जीनिया को वही गार्डनर पौधे ठीक करता नजर आता है। वर्जीनिया उनके पास चली जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि मिस्टर साइमन का कर्ज खत्म कर दें और उन्हें जाने दें। काफी रिक्वेस्ट के बाद वो मान जाता है और कहता है कि ठीक है, पर तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, मिस्टर साइमन को मैं आजाद करा देता हूँ। वर्जीनिया कहती है कि मैं कैसे यहाँ
रुक सकती हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन तब वर्जीनिया को पता चलता है कि गार्डन के दरवाजे के बाहर ही उसकी बॉडी पड़ी है, जबकि उसकी सिर्फ सोल ही उस गेट से अंदर आई थी। ये देखकर वर्जीनिया बहुत परेशान हो जाती है। इधर गेट के बाहर वर्जीनिया के पेरेंट्स और उसके भाई वर्जीनिया को जमीन पर गिरा देखते हैं। हेनरी भी इधर आ गया था। वर्जीनिया को ऐसे देखकर सब बहुत परेशान थे और उसे मुसलसल जगाने की कोशिश कर रहे थे। इधर वर्जीनिया को वो गार्डनर पकड़ लेता है, लेकिन मिस्टर साइमन उसके लिए बेहद परेशान होते हैं और तलवार निकालकर गार्डनर को चैलेंज कर देते हैं, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। तय किया गया था कि अगर मिस्टर साइमन जीत गए तो वो उन्हें गेट से बाहर जाने देंगे, साथ ही वर्जीनिया भी आजाद हो जाएगी। इसके साथ ही मिस्टर साइमन और स्पिरिट के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों तलवार से लड़ने लगते हैं। ये फाइट बहुत ही जारहाना थी, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक पॉइंट पर तो मिस्टर साइमन उसे हरा ही देता है, लेकिन अब की बार वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है और अब वो मजीद शिद्दत से मिस्टर साइमन पर अटैक कर रहा था। इधर बाहर मिस्टर ऑटिस जो कि साइंटिस्ट थे, वो वर्जीनिया को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे कि किसी तरह वर्जीनिया को जगाया जा सके, लेकिन उनका ये हरबा फेल हो रहा था। इधर हेनरी भी गेट पर लगे उस छोटे बोर्ड की तहरीर पढ़ लेता है और गेट खोलकर अंदर चला जाता है। वो भी वर्जीनिया की हेल्प करने आया था। इधर वो वर्जीनिया को आजाद करवाता है और ये सब मिलकर उस स्पिरिट से फाइट करने लगते हैं। आखिरकार एक लंबी फाइट के बाद वो स्पिरिट हार मान लेता है और रिवॉर्ड के तौर पर वर्जीनिया और हेनरी को जाने देता है। इधर मिस्टर साइमन का स्टैचू बना देता है। वर्जीनिया और हेनरी की सोल्स उनकी बॉडी में वापस आ जाती हैं और वो दोनों जिंदा ठीक हो जाते हैं। जैसे ही वर्जीनिया की आंख खुलती है, वो गार्डन का गेट खोलकर अंदर आ जाती है, लेकिन इधर मिसेस साइमन के स्टैचू के सामने ही मिस्टर साइमन भी पत्थर की मूर्ति बने हुए थे। ये देखकर वर्जीनिया रोने लगती है। जैसे ही उसका आंसू मूर्ति पर गिरता है, वो पिघलने लगती है। साथ मिसेस साइमन की मूर्ति भी पिघलने लगती है और वो दोनों इस घर से आजाद हो जाते हैं। इस वक्त प्रेडिक्शन पूरी हो चुकी थी। अब इधर सीन दिखाया जाता है जब वर्जीनिया और हेनरी की शादी हो रही थी। इस सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवी का नाम जरूर मेंशन करें। मिलेंगे इसी तरह की एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।